बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो एरर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं उनको डिस्कस कर लिया। कुछ एरर्स हमारे पास ऐसे थे जिसमें हम लोगों ने कहा कि हमारे ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस मैच नहीं करते, और कुछ हमारे पास एरर्स ऐसे होते हैं कि एरर्स हो जाने के बाद भी ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस मैच कर जाते हैं, और उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया और कुछ एग्जांपल्स वगैरह को सॉल्व कर लिया था। एग्जाम्पल नंबर 17 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। 18 19 आप लोगों की होम असाइनमेंट थी। नहीं, सिर्फ एक नज़र हम इसको देख लेते हैं कि किसी किस्म का कोई इशू ना हो। जैसे अगर एग्जाम्पल नंबर 18 में आप लोग देखें, व्हाट शुड बी द करेक्टिंग एंट्री, और यहां पर कहते सेल्स कमीशन ऑफ ₹3500 was paid out but was credited twice, one in the and again in the। अच्छा, अब यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि कमीशन मैंने पेड किया, सेल्स कमीशन है, आपका एक्सपेंस है। सेल्स के ऊपर अगर आप कोई कमीशन वगैरह पे करते हैं, आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, तो आपने कमीशन एक्सपेंस के तौर पे उसको रिकॉर्ड करना था। अब एक्सपेंस की नेचर हमेशा डेबिट होती है, तो आप अपने कमीशन एक्सपेंस को डेबिट करते और आपने पे कर दिया, तो बैंक को क्रेडिट कर देते 3500 से। आपकी ओरिजिनल एंट्री बनती थी सेल्स, सेलिंग कॉस्ट, कमीशन एक्सपेंस, कुछ भी इस तरह का आप लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करें। एक्सपेंस का कोई भी नेम आप यहाँ पे दे सकते थे। आप कमीशन एक्सपेंस लिख लें, आप सेलिंग कॉस्ट लिख लें, कुछ भी इस तरह से। लेकिन पे कर दिए तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 3500 से। अब हुआ क्या, कहता है कि हमने 2 मरतबा क्रेडिट किया। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कमीशन एक्सपेंस को 2 मरतबा क्रेडिट किया। कहता है कि एक मरतबा हमने क्रेडिट किया बैंक अकाउंट को, और दूसरी मरतबा हमने क्रेडिट किया कमीशन अकाउंट को, तो दोनों को क्रेडिट कर दिया हमने, कुछ भी डेबिट नहीं। तो डेबिट अननोन है, तो अननोन है तो हम लोग क्या जाके रिकॉर्ड कर देंगे, सस्पेंड। अब इसको ठीक करना है, तो बैंक को क्रेडिट होना चाहिए था, हमने कर दिया, किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। कमीशन एक्सपेंस को डेबिट होना चाहिए और हमने क्रेडिट कर दिया। अब यहां पर यह नहीं है कि हमने नहीं किया, यहां पर है कि हमने डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया। डेबिट करेंगे लेकिन डबल अमाउंट के साथ। अब आपने सिर्फ 3500 नहीं लिख देना, आपने 7000 लिखना है। वन टाइम 3500 लिखेंगे कि वो जो आपने बाय मिस्टेक क्रेडिट किया, उस क्रेडिट के इफेक्ट को खत्म करोगे, और वन टाइम आप उसको डेबिट करोगे जो डेबिट करना था और आपने नहीं किया। तो आपका सेलिंग कॉस्ट, कमीशन एक्सपेंस 7000 से डेबिट हो जाएगा, और ये जो सस्पेंस अकाउंट आपने यहां पे क्रिएट किया, ये क्रेडिट हो जाएगा 7000 से। ऑल राइट, आई होप कि आपको इशू नहीं होना। एग्जाम्पल नंबर 19 देखें, कहते हैं व्हाट शैल बी द करेक्टिंग एंट्री, गुड्स costing rupees 10,000 were taken by the owner for personal। अगर गुड्स बिजनेस ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है तो ये कहलाती हैं ड्राइंग्स। लेकिन ये ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट, लेकिन साथ में अगर गुड्स लेके जा रहा है तो परचेजिंग। अगर बिजनेस बिजनेस ऑनर को गुड्स देता है तो वो कभी भी सेल्स नहीं रिकॉर्ड होती, और जब सेल्स नहीं रिकॉर्ड होती तो अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर भी नहीं जाती। हमेशा याद रखिएगा कि अगर गुड्स बिजनेस ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जाएगा तो हमेशा कॉस्ट पर लेकर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बिजनेस अपने बाकी कस्टमर से तो प्रॉफिट अर्न करता है, लेकिन बिजनेस अपने बिजनेस ऑनर से प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा। तो उसको जो कॉस्ट होती है कॉस्ट के मुताबिक चीजें देता है। तो कॉस्ट थी 10,000 की, आप लोग लिखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 से, और परचेजेस को क्रेडिट करते 10। लेकिन अगर यहाँ पे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता कि अगर साथ में वो बता दे, क्वेश्चन साइलेंट है तो पीरियोडिक सिस्टम है, फिर आपने परचेजेस अकाउंट ही लेकर आना है। लेकिन आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग में इन्वेंट्री के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हो तो परचेजेस अकाउंट मेंटेन नहीं होता, फिर इन्वेंट्री अकाउंट, तो फिर इन्वेंट्री क्रेडिट होगी। इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि आपके क्वेश्चन में ये ट्विस्ट जरूर आ सकता है
क्या आपकी आदत बनी हुई होगी कि ड्राइंग्स टू परचेजेस, लेकिन कोई एक लाइन क्वेश्चन में कहीं पे लिखी हुई होगी कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज फॉलोड, तो वो ड्राइंग्स टू परचेजेस नहीं बनेगा, ड्राइंग्स टू इन्वेंटरी बनेगा। ऑलराइट, अब जहां पे नहीं बताया गया तो हम परचेजेस करेंगे, फिर आप इन्वेंटरी नहीं कर सकते। फिर देखें, गुड्स वर्थ रुपीज 2000 वर यूज्ड फॉर, however recording these was omitted by the error of omission। अच्छा देखो, 10,000 में 2000 शामिल नहीं है। अच्छा, यहां पर ये भी आ सकता था, इंक्लूडिंग ₹2,000 गुड्स यूज फॉर ऑफिस रिपेयर, तो ड्राइंग 8,000 की जाती, फिर 10,000 की नहीं जानी थी। यहां पर 10,000 अलग है और यहां पर आपके पास 2,000 ऑफिस रिपेयर्स का अलग है। क्लियर? बिजनेस अगर अपनी ही गुड्स, अपनी ही इन्वेंट्री बिजनेस ऑनर लेकर चला जाए अपने पर्सनल यूज के लिए, या बिजनेस खुद से यूज करे, दोनों सिचुएशन में परचेजेस ने क्रेडिट होना है और अपनी कॉस्ट के साथ होना है। बिजनेस ना तो अपने आप से प्रॉफिट लेगा, ना बिजनेस ऑनर से प्रॉफिट लेगा। तो यहां पर आप एक कंबाइंड एंट्री बना सकते थे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 से, और आपके पास रिपेयर्स एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2,000 से, एंड परचेजेस अकाउंट क्रेडिट 12,000 से। ऑलराइट, और आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बस यही आपकी रिकॉर्डिंग हो गई है। ऑलराइट, ये देखिए, आई होप कि ये बात आपको समझ आ चुकी है। तो ये सिर्फ ये वाली एंट्री आ गई आपके पास। क्लियर? ये ओरिजिनल एंट्री, रॉन्ग एंट्री, आपने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन है, तो आपकी जो रिकॉन्साइलिंग एंट्री होगी वो ये वाली आ जाएगी। कोई इशू? नेक्स्ट हम लोगों ने जो डिस्कस करना है वो है इम्पैक्ट ऑन ऑफ करेक्टिंग एंट्रीज ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन उससे पहले मैंने आप लोगों को होम असाइनमेंट्स दी थी, कंप्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 29 एंड 30। हम उनमें से जाके देख लेते हैं कि अगर आपको किसी किस्म के कोई इश्यूज वगैरह हों तो सबसे पहले हम उनके साथ डीलिंग करेंगे। जी, कंप्रिहेंसिव एग्जांपल 29। सबसे पहले आप लोगों ने अब आदत बना लेनी है कि आप लोगों के पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, आपने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़नी है। इवन कि हमें पता है कि भाई हम लोग करेक्शन ऑफ एरर्स कर रहे हैं तो इसी से रेलिवेंट ही होगा, लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है कि इवन कि आई कैप का एग्जाम आ जाए, आपका रेगुलर टेस्ट हो, आपकी कोई असेसमेंट हो, आपका कोई मिड टर्म हो, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट से पता चल जाता है कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से है, कौन सा स्टैंडर्ड में से है, तो आपका माइंड उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देता है। फिर आपको यह पता होता है कि भाई इस क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसमें मैंने फाइंड क्या करके देना है, तो मतलब आपको मंजिल का पता है, अब रास्ता आप ढूंढ लोगे। अदरवाइज आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लें और आपको यही ना पता हो कि मैंने इसमें बताना क्या है, मंजिल का ही नहीं पता, तो फिर आपको क्वेश्चन दोबारा से देखना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसमें रिक्वायरमेंट्स को देखा करें। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द करेक्शंस ऑफ एरर्स, नरेशंस और, भाई देखें, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं है ये, FR 1 है। जिस चीज से मना करे कभी ना करना, और जिस चीज से नहीं रोक रहा हमेशा करनी है। अगर क्वेश्चन में वो बता दे कि नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, कभी भी नहीं लिखनी। लेकिन अगर यहां पे खामोश होता तो नरेशन मैंडेटरी है कि हर जर्नल एंट्री के बाद आपने एक लाइन में उसको समराइज करके बताना है कि बेसिकली ट्रांजैक्शन हुई क्या है। ये नरेशन है कि आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन लिखते हो तो उसको इन, आपने डेबिट क्रेडिट तो बता दिया, डेबिट क्रेडिट का पता चलना है उन लोगों को जिनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज, लेकिन जिनके पास अकाउंटिंग का नॉलेज ही ना हो उन्हें तो देख के कुछ नहीं पता चलेगा क्या हुआ है। तो उनके लिए वर्ड्स में लिखो कि भाई गुड्स सेल की हैं, फिक्स एसेट परचेज किए हैं, हमने ड्राइंग्स की हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन, तो मतलब उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को समराइज्ड फॉर्म में जाके लिखना उस जर्नल एंट्री की नरेशंस कहलाती हैं कि आपने वो चीज लिखनी है। तो अभी जहां पे उसने मना किया तो अभी हम नरेशंस की तरफ नहीं जाते, लेकिन जब फ्यूचर में कभी भी कोई जर्नल एंट्री का क्वेश्चन आएगा और किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट हो,
हमने नरेशन जरूर लिखनी है और हम लोग इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। लेकिन अभी के लिए अभी फोकस है कि हम इसको ठीक कैसे करना है। अच्छा, नेक्स्ट इसका क्या है, कहते हैं सस्पेंस अकाउंट को आपने ओपन करना है, रिकॉर्ड द अप्रोप्रिएट करेक्शंस इन द सस्पेंस अकाउंट सो दैट द बैलेंस ऑन दिस अकाउंट इज एलिमिनेटेड। ना भी कहता तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड एलिमिनेट हो जाता है। अगर सारे एरर्स हम लोगों ने रेक्टिफाई कर लिए तो सस्पेंस अकाउंट एलिमिनेट। अब यहां पे देखें भाई, अक्सर ऐसा होता है ये फर्स्ट की 2 लाइन नहीं बताई जाती, सिर्फ आपको एडजस्टमेंट बता दी जाती है, तो वहां पे सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, सस्पेंस अकाउंट नहीं पूछा जाता। सस्पेंस अकाउंट पूछा है तो भाई मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल क्या है, तब जाके मैं उसका बैलेंस लिखूं। अब देखो उसने कहा द अकाउंटेंट ऑफ GC has prepared a trial balance but has found that the total of debit balance is rupees 864,000 and total of credit balance is rupees 862,150। तो अब सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट नेचर बनेगा क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल कम है। कितना कम है हमारे पास ये क्रेडिट साइड का टोटल 2450। और हम लोग जाएंगे सस्पेंस अकाउंट और उसकी क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस 2450। ऑलराइट। अच्छा, कैफ के अंदर जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ऑप्शन का आंसर कंप्लीट करने के बाद मैं सेकंड ऑप्शन पे जाऊंगा, कभी भी ऐसा नहीं कर, अदरवाइज आप टाइम पे अपना पेपर नहीं कंप्लीट कर सकते। तो आप लोगों ने फर्स्ट पेज, एक तो ये बात अब प्रैक्टिस में आ जाए कि हर नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट होता है, चाहे आपके पास आपने उस पेज के सिर्फ 2 लाइनें यूज की हो, बाकी सारा पेज खाली हो, छोड़ दो, अगले पेज पे चले जाना। और ये प्रैक्टिस रखनी है आपने, अदरवाइज आपका क्वेश्चन चेक नहीं होता और आपके मार्क्स गए, चाहे वो 100% ही ठीक क्यों ना हो। और हर ऑप्शन न्यू पेज पे जाए, ऑप्शन ए अलग पेज पर, ऑप्शन बी अलग पेज पर जाए। तो हर क्वेश्चन और हर पार्ट के लिए न्यू पेज स्टार्ट करना है आप लोगों ने। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए, और उसमें आपने हेडिंग दी जर्नल एंट्रीज और उसको खाली छोड़। अब आपने यहां से आइडिया लगा लिया कि 6 हैं तो फर्स्ट पेज एनफ होगा या सेकंड पेज की जरूरत होगी, तो आप 2 पेजेस खाली छोड़ दें। फिर सेकंड थर्ड पेज पे जाएं, ऑप्शन बी, वहां पे सस्पेंस अकाउंट बनाया और आपने 2450 लिख दिया, आपको भी आधा नंबर मिल चुका है। ओके। और आपने हमेशा इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये ना हो कि आप पहले सारा ऑप्शन ए करो फिर ऑप्शन बी के लिए टाइम ही ना बचे। मैंने कहा ऑप्शन बी ज्यादा इजी होता है, तो आपने दोनों को साथ साथ पैरेलल लेके चलना है, फिर जाके आप मैक्सिमम मार्क इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन गेन कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं ऑन इन्वेस्टिगेशन ही डिस्कवर्स द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक कीपिंग, टोटल परचेजेस। अब एक एक एडजस्टमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है आप लोगों ने, अदरवाइज यहां पर आपसे मिस्टेक हो जानी है। रीजन क्या किया, सर ठीक से पढ़ा नहीं था, तो इस वजह से आपसे एरर हो जाती है। तो कहते हैं टोटल परचेजेस इन द पीरियड वर रिकॉर्डेड एट रुपीज, मतलब अंडर कॉस्टिंग है। ऑलराइट, टोटल परचेजेस अंडर कॉस्ट हैं बाय रुपीज 100। तो परचेजेस की नेचर क्या है, डेबिट। तो मैंने आपसे कहा था कि अंडर कॉस्टिंग अगर डेबिट साइड पे है तो डेबिट साइड पे लिखोगे, अंडर कॉस्टिंग क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, ओवर कॉस्टिंग ऑपोजिट साइड पे जाए। ओके। अब यहां पर ₹100 बिलो देयर करेक्ट वैल्यू, तो यहां से ये पता चल गया कि परचेजेस अंडर कॉस्ट है, तो मैं परचेजेस को डेबिट कर दूंगा 100 से। ऑलराइट। फिर ऑल्दो द टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड वाज, अच्छा अब आपने फोकस करते जाना है, हम लोगों ने ओरिजिनल एंट्री क्या बनानी है, परचेजिंग। अब देखें बेसिकली एंट्री तो रिकॉर्ड हो चुकी है, सिर्फ हम लोगों ने वहां पर अपनी, अब मुझे ये भी नहीं पता कि ओरिजिनल परचेजेस कितने की हैं, मुझे तो इस बात का नहीं आइडिया ना, तो इसलिए ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मैं नहीं रिकॉर्ड कर सकता, कि मुझे ओरिजिनल परचेजेस का पता ही नहीं है कि 100 से, सिर्फ ये पता है ना कि कम रिकॉर्ड की गई है, तो इस वजह से मैं ओरिजिनल एंट्री नहीं रिकॉर्ड कर सकता।
मैं उसकी रॉन्ग एंट्री भी नहीं रिकॉर्ड कर सकता। ऐसी सिचुएशन में मैं डायरेक्ट जाऊंगा रेक्टिफाइंग एंट्री और क्या करूंगा, परचेजेस को डेबिट कर दूंगा 100 से, जबकि पेबल्स बिल्कुल ठीक है। तो क्रेडिट किसको करूंगा, सस्पेंस अकाउंट को। अब ये आपने आना है फर्स्ट पार्ट पर और ये आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। ये बात समझ आ गई। लेकिन यहीं पर आपने देखा कि सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया, जाओ क्रेडिट कर दो। किसके अगेंस्ट हुआ, ये लो, आधा नंबर और मिल गया आपको यहां से। एक नंबर जर्नल एंट्रीज का मिल गया, हाफ नंबर ये मिल गया आप लोगों को, और फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो चुकी है। एनी इशू। फिर देखें, कहते हैं टोटल टेलीफोन एक्सपेंसेस वर रिकॉर्डेड एट ₹1,000 above their correct amount, although the total value of the amount payable was, मतलब हमारा एक्सपेंस ओवरस्टेट हो चुका है। तो ये भी कॉस्टिंग एरर ही है मेरे पास। अब क्या करेंगे, एक्सपेंस की नेचर डेबिट और वो ओवरस्टेट है, तो हम एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर आएगा हमारे पास कौन सा एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंस अकाउंट। ये आपके पास जर्नल एंट्री बन गई। क्लियर। अब फिर से आपने देखा कि सस्पेंस अकाउंट आ गया, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो किसके अगेंस्ट, टेलीफोन एक्सपेंस के अगेंस्ट। ये देखें, ये 1000। बात क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट। अच्छा अब आप बताएं, कोई मुश्किल टॉपिक है ये। अच्छा सारे टॉपिक ऐसे हैं अगर आप मेहनत करें तो, अगर आप डेली का काम डेली करें तो। ये देखिए भाई, सीए सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, बाकी बच्चों के लिए सीए नहीं। हाँ वैसे अगर आप 2 4 5 7 साल लगा दो, आपकी मर्जी है भाई, लगे रहो, लेकिन सीए फिर उनके लिए नहीं है। लेकिन इसके लिए ये भी नहीं है कि आप बोर्ड के पोजीशन होल्डर हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट है ना, और आपको सिर्फ इतना एहसास है कि मैंने डेली का काम डेली करना है, आपने सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया, मतलब नहीं लगती कोई अटेम्प्ट। इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि एग्जाम में 2 मंथ्स रहते होंगे तो मैंने पढ़ना शुरू करना है, एग्जाम में 1 मंथ रहता होगा तो मैंने दिन रात एक कर देनी है, नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ उसी सूरत में होता है जब आप आज से ही शुरू करें, फर्स्ट लेक्चर से ही सीरियस हो जाएं कि भाई मैंने पास करना है। ओके भाई, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता, और ये वक्त आपको दोबारा नहीं मिलना। अभी इंजॉय करना है, आपकी मर्जी है। हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद इंजॉय करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से लेके चलना है इसको। अब देखें नेक्स्ट हम लोग इसको करेंगे। चीजें मुश्किल नहीं है, ना पढ़ने वालों के लिए बहुत मुश्किल है, और पढ़ने वालों के लिए जरा भी मुश्किल नहीं है। हाँ न्यू जरूर है कि आपने इससे पहले ये चीजें कभी नहीं पढ़ी, न्यू जरूर है, मुश्किल नहीं है। जब सीखोगे तो चीजें आसान हो जाती, और उसकी प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाती है। और आप अगर हमें ये आके कहें मैं तो बहुत बिजी था, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, भाई आपको मुबारक हो, आपका टाइम, आपकी पर्सनल लाइफ आपको मुबारक हो। हमें इतनी सी भी गर्ज नहीं है आपकी पर्सनल लाइफ से, हमें सिर्फ गर्ज है आपकी स्टडीज। और यहाँ पर FAR 1 का टीचर होने के नाते मुझे सिर्फ FAR 1 से गर्ज है, इसके अलावा मुझे और कोई गर्ज नहीं है आपसे। थर्ड, परचेजेस रिटर्न। अब देखिए परचेजेस रिटर्न की नेचर क्या होगी, क्रेडिट, तो इसको क्रेडिट होना चाहिए था। परचेजेस रिटर्न को ऑफ रुपीज वर रिकॉर्डेड एज इन द, मतलब परचेजेस रिटर्न थी और हम लोगों ने सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड कर, परचेजेस रिटर्न थी, हमने सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की नेचर क्या है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट की क्रेडिट साइड पे नहीं लिखा, डेबिट साइड पे ही लिखा है। फिर नेक्स्ट देखो कहता है बट, अब देखिए परचेज रिटर्न किसको करेंगे, क्या कस्टमर ने, रिसीवेबल्स आएगा, कौन, पेएबल आएगा, लाजिम बात है परचेज रिटर्न हमेशा पेएबल्स को होगी, तो साथ में पेएबल्स को आना चाहिए। तो क्या कहता है, क्या पेएबल में भी कोई इश्यू है, तो कहता है बट करेक्ट एंट्री हैड बीन मेड इन द ट्रेड। क्या मतलब, क्या किया होगा हमने ट्रेड पेएबल को, डेबिट, डेबिट ही करना था, डेबिट ही किया। अब यहां पर आप ओरिजिनल एंट्री भी बता सकते हैं। देखिए अंडर और ओवर कॉस्टिंग में आप ओरिजिनल एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं बता सकते थे,
अगर वहां पे फुल अमाउंट्स गिवन होती तो बताई जा सकती थी, वहां पे सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्रीज जा सकती थी। जहां पर फुल अमाउंट्स वगैरह अगर हमारे पास गिवन है तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये हुई हमारे पास परचेजेस रिटर्न। तो परचेज रिटर्न की ओरिजिनल एंट्री हमारे पास क्या होती है? पेएबल टू परचेजेस रिटर्न ऑफ रुपीज। ये हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था, हमने क्या किया? कहता है पेएबल आपने बिल्कुल ठीक रिकॉर्ड किया, लेकिन साथ में आप सेल्स रिटर्न के अकाउंट में गए और उसको डेबिट कर दिया। अब इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया, तो आपने क्रेडिट कुछ नहीं किया, तो क्रेडिट पे कौन चला जाएगा? कितने अमाउंट से? अब आपने इसको रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफिकेशन के लिए आप देखें, परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना था, क्या आपने किया? जाके कर दें, परचेज रिटर्न क्रेडिट बाय रुपीज, सेल्स रिटर्न को बाय मिस्टेक डेबिट किया गया, जो कि नहीं होना था। तो हम इसको, इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे। अच्छा, यहां से ना हमें तसल्ली हो जाती है कि अगर सस्पेंस को क्रेडिट किया तो रेक्टिफाइंग में ये डेबिट होगा, जितने से क्रेडिट किया उतने से इसने डेबिट हो जाना है, और हमारी जर्नल एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर देखें तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ बाय रुपीज 1100, लेकिन किस, अब इसके, अब देखें, मैं सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाऊं और सिर्फ 1100 लिख दूं, तो सामने में डिस्क्रिप्शन क्या लिखूं? तो इसीलिए उसको अलग अलग लिखो। देखिए, एंट्री कंबाइन हो सकती है, लेकिन जब लेजर्स में जाते हैं तो कॉम्बिनेशन के साथ नहीं जाते। तो सस्पेंस अकाउंट में आप डेबिट साइड पर जाएंगे, 550 अगेंस्ट सेल्स रिटर्न एंड 550 अगेंस्ट परचेज रिटर्न आपने जाके रिकॉर्ड करना है। क्लियर? आपको ये वाली एंट्री समझ आ गई होगी, और साथ में आप लोगों को ये देखें, ये चीज समझ आ गई। अगर आप 1100 लिख देते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम, और अगर आप वहां पे लिखते हैं कि सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, तो ये ना पता चलता कि सेल्स रिटर्न कितनी और परचेज रिटर्न कितनी। तो इसलिए आपने उसको सेपरेट करके लिखना है। कोई इशू? जी, नेक्स्ट देखें, कहते हैं इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 2 था, हैड बीन रिकॉर्डेड एज अ इन द एंड, क्या बेटा, इक्विपमेंट परचेज किया है तो इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था, हमने रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या उसने आपको क्रेडिट के बारे में कुछ बताया? तो बिल्कुल ठीक है, तो क्रेडिट के बारे में आपको भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब चाहे वो कैश पर है चाहे वो क्रेडिट पर है, चाहे कैश क्रेडिट हुआ चाहे पेएबल क्रेडिट, उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ है। तो अब आपने क्या करना है? इक्विपमेंट को डेबिट होना था, आपने नहीं किया, अब कर दो। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस को डेबिट नहीं होना था और आपने कर दिया, तो जाके क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी आपके पास? इक्विपमेंट अकाउंट टू रिपेयर्स एंड, क्या इसका सस्पेंस अकाउंट से कोई ताल्लुक है? नहीं, जाने की जरूरत नहीं है। मतलब हर एरर सस्पेंस अकाउंट को नहीं चार्ज होगा, सस्पेंस अकाउंट को वो एरर चार्ज होते हैं जिनकी डेबिट या क्रेडिट कोई एक एंट्री मिसिंग हो, जिसके दूसरे इफेक्ट का पता ना, वहां पर सस्पेंस अकाउंट आएगा। हर एंट्री के लिए, हर एरर के लिए आपके पास सस्पेंस अकाउंट नहीं है। ऑल राइट, अब देखें, सस्पेंस अकाउंट उस टाइम पे आता है जब किसी भी एरर की वजह से ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस मैच ना करें। लेकिन एरर हुआ और ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस मैच कर गए, सस्पेंस अकाउंट तो आता ही नहीं है वहां पर। बात क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स एसिड्स हैं और वहां से रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। तो यहाँ पर ना अमाउंट भी सेम है, लेकिन अकाउंट्स की टाइप गलत है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ऑल राइट, अच्छा नेक्स्ट देखो, रेंटल एक्सपेंस ऑफ रुपीज
5490 वो एंटर्ड इनकरेक्टली एज रुपीज 5, अमाउंट गलत। अच्छा, अकाउंट बिल्कुल सही है। फिर देखें इन द एक्सपेंस अकाउंट बट वर एंटर्ड करेक्टली इन द तो क्या कि हमारे पास जो रेंटल एक्सपेंस था वो है 5490 का, जबकि हम लोगों ने 5940 रिकॉर्ड कर दिया। तो ऐसा नहीं है जैसे हम लोगों ने अपने एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर दिया, है ना ऐसा। तो क्या करें, एक्सपेंस को उतनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है। तो एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और डेबिट कौन होगा सर। अब सस्पेंस अकाउंट के पास जाओ और वहां पे रेंट एक्सपेंस 450 रिकॉर्ड कर देंगे। क्लियर। नेक्स्ट कहते बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज। बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस होता है। बैंक चार्जेस एक्सपेंस डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। कहते हैव बीन एंटायरली फ्रॉम द, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो जाओ भाई रिकॉर्ड कर दो। बैंक चार्जेस डेबिट एंड बैंक अकाउंट, और इसका आपके सस्पेंस अकाउंट से कोई ताल्लुक। जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और सस्पेंस अकाउंट पे एक नजर लगाएंगे तो आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स के टोटल इक्वल मिलेंगे, मतलब सारे एरर्स रेक्टिफाई हो चुके हैं। गॉट इट। एनी क्वेश्चन। अब ऐसा लगता है ना कि अगर करेक्शन ऑफ एरर का क्वेश्चन आ गया तो 100% मार्क्स आ जाएंगे इसमें, चाहे 6 मार्क्स का हो, 10 का हो, 8 का हो, जो भी मार्क्स हो उसमें 100% मार्क्स आ जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों ने एक्टिव होकर बैठना है कि चीजें क्या हैं, किस तरह से वो बता रहे हैं आपको, और वो प्रैक्टिस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आएगी। जब तक आप खुद से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे ना, तब तक आप कभी नहीं सीख पाएंगे। आप यहाँ पर क्लास में जरूर आए, जरूर बैठें, सीखें, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्लास में बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अकाउंटिंग हमेशा प्रैक्टिस मांगती है। जितना आपके माइंड को पता ना अकाउंटिंग करनी है, उतना ही आपके हाथ को पता हो कि भाई मैंने चलना है, फिर जाके आपको अकाउंटिंग आएगी। मतलब अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आप कहें कि मैं बुक सामने लेके बैठ गया, मैंने यहाँ से एंट्री देखी, पीछे से आंसर देखा और मैंने भी दिमाग में यही सोचा हुआ था और आपने कुछ नहीं लिखा, आप पेपर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आता भी हुआ, आधे घंटे बाद आपके हाथ कांपना शुरू कर देंगे, आप रिमेनिंग 2.5 आवर नहीं गुजार पाएंगे एग्जाम में बैठे हुए, क्योंकि आपके हाथ को तो आदत ही नहीं थी लिखने की। तो जब भी प्रैक्टिस करने के लिए बैठे, कम से कम इन दिनों में 1 घंटा जरूर लिखें। क्या आपके सामने बुक है, असाइनमेंट है, बैठे हैं, लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, तो आपको पता हो कि आपने लिखना है, फिर इस टाइम को इंक्रीज करते जाना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव एरर्स एंड और नॉट रिक्वायर्ड। भाई अगर कोई वो हुक्म दे दे आए क्या, उसकी हुक्म अदुली नहीं करनी, वो माइंड कर जाता है कि एक चीज से आप, ऐसा नहीं है कि वो आपसे कहेगा यू आर मोर एफिशिएंट पर्सन, भाई मैंने तुम्हें मना किया और तुमने नरेशन लिख दी, उसे गुस्सा आ जाएगा कि मैं तुम्हें एक चीज से रोक रहा हूं, तुम क्यों कर रहे हो वो चीज। ऐसा नहीं है कि आप अपनी एफिशिएंसी झाड़ोगे वहां पर, नहीं करना। जितना आई कैप क्वेश्चन का आंसर मांगता है, जो चीज पूछता है सिर्फ उतना आंसर करो, एक्स्ट्रा ना लिख कर आना। यहाँ पर आपको मार्क्स इस तरह से नहीं मिलेंगे कि ये 10 नंबर हो गए और ये 20 नंबर हो गए। यहाँ पे वो कहता है यार मैंने 2 लाइनें पूछी है ना, चाहे वो 10 नंबर की भी है, आपने 2 लाइनें ही बतानी, इससे ज्यादा नहीं बतानी। क्लियर। अब देखें, ड्यूरिंग द रिव्यू द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 30 जून 2020 ऑफ टैलेंट फॉलोइंग एरर्स वर हाईलाइटेड। अब देखिए कोई उसने ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट नहीं बताया कि टोटल टोटल कितना है हमारे पास, लेकिन सस्पेंस अकाउंट पूछा भी तो नहीं है। अच्छा नेक्स्ट देखो, कहते सेल्स इंक्लूडेड an outstanding balance of rupees for which a customer would need to pay rupees only if payment is made within, the customer is expected to pay within। अच्छा, आपको याद है अब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, अकाउंटिंग फॉर सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड। अब देखो वो वाली चीजें अब आपको FR 1 में नहीं बताई जाएंगी उनके। अब यहां पर यही अजम्पशन होती है
आपको इंट्रो टू अकाउंटिंग आती है, तब आपको FR1 समझ आएगी। अब यहां पर अगर आप लोग देखें, क्या कहता है आपसे, 500 रुपीज आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, 500,000 आप लोगों का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, और सेल्स 500,000 में ही शामिल है। मतलब जो हम लोगों ने सेल्स रिकॉर्ड की हुई हैं वो 500,000 की ही रिकॉर्ड की हुई है, फुल अमाउंट के साथ। फिर क्या कहता है, कहते हैं कस्टमर ने जो आपको पे करने हैं वो 485,000 की है। भाई अकाउंटिंग कहती है कि आपने कोई गुड्स सेल की, उसकी जो भी कंसिडरेशन रिसीव करो, अपना रेवेन्यू उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करो। अब मैंने अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ है 500,000, जबकि मेरा कस्टमर मुझे जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो 485,000 की कर रहा है। तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने अपने रेवेन्यू को ओवरस्टेट कर दिया बाय ₹15,000, और फिर मेरा रिसीवेबल भी तो ज्यादा होगा। क्या कहता है, ओनली इफ पेमेंट इज मेड विद इन 30 डेज में अगर पेमेंट की तो भाई ये अमाउंट आएगी जो कस्टमर पे करेगा। और कहता है कस्टमर से एक्सपेक्टेशंस है कि वो 30 डेज में पे कर रहे हैं। तो हमारा रेवेन्यू क्या 500 का रिकॉर्ड होना चाहिए? कितने पे रिकॉर्ड होना चाहिए? 485,000 पे। तो हम अब क्या करें, और रिसीवेबल कितने पे फिर रिकॉर्ड होना चाहिए? तो हम लोगों ने उसको 500 पे रिकॉर्ड किया। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट है। उसने कहा है सेल्स इंक्लूड मींस दैट बाकी उसने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन उसने 500 के साथ रिकॉर्ड की है, जबकि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 485। तो इस वजह से जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसका हम लोगों ने रिवर्सल रिकॉर्ड कर दिया। तो रेवेन्यू हमारा डेबिट हो जाएगा और रिसीवेबल्स हमारे क्रेडिट हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? फर्स्ट में कोई इशू किसी को भी? ऑनलाइन में? सेकंड, एन आइटम वाज इंक्लूडेड इन, अब अगर आप लोगों को याद हो ना, हम लोगों ने क्लोजिंग इन्वेंट्री का इंपैक्ट देखा था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री का इंपैक्ट हमारी कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का इंपैक्ट हमारे ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या है, नेट प्रॉफिट पे क्या है, और ये कैपिटल में कितना इंपैक्ट लेके जाता है। तो कहते हैं जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, एट इट्स नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ रुपीज, however the item had a cost of rupees। बेटा इसके लिए रूल ये था, इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरपी। इसका ये रूल नहीं था कि इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड एट एनआरपी। वो कहता है कॉस्ट 450 है, जबकि आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट की एनआरपी 490 पे रखा हुआ है। तो भाई इसके लिए तो हमें स्टैंडर्ड ने कहा था कि कॉस्ट पर अगर एनआरपी ज्यादा हो जाती है तो आपने उसको कॉस्ट पर ही रखने हैं, डू नथिंग। लेकिन आपने उसको 40,000 रुपए से इंक्रीज कर दिया। आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री के इंक्रीज करने से, अब देखो, अब आपने इन्वेंट्री को डिक्रीज करना है। देखो सिंपल वे में चीजों को सोचा करो, क्लोजिंग इन्वेंट्री का ताल्लुक कॉस्ट ऑफ सेल से है। ये ना सोचो कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट है या क्रेडिट, ये सोचो कि इन्वेंट्री डेबिट है या क्रेडिट। अब 490 की इन्वेंट्री मैंने लेकर आनी है 450 पे, तो इन्वेंट्री में डिक्रीज है कितने का, तो इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो 40,000, और इसका दूसरा इंपैक्ट लेके चले जाओगे, कॉस्ट ऑफ सेल 40,000 से डेबिट कर दो। तो आपको ये नहीं सोचने की जरूरत कि क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या करेगा, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज करे तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या करेगा, नहीं। जो भी क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर चेंज है आपने उसको रिकॉर्ड करना है, और दूसरा इंपैक्ट चार्ज कर देना है कॉस्ट ऑफ सेल। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, a subtotal of rupees 234,000 was carried forward in the purchase day book as rupees, क्या बता सकते हैं कौन सा एरर है? बैलेंसिंग एरर। बैलेंसिंग एरर, आपका ओपनिंग बैलेंस गलत है। सब टोटल क्या था हमारे, देखिए टोटल ठीक है 234,000, लेकिन जब उसको कैरी फॉरवर्ड किया
परचेज डे बुक में तो हम लेके चले गए उसको 432 था। क्या आपको नहीं लगता जैसे हमारी परचेजेस इंक्रीज हो चुकी हैं? कितने अमाउंट से? इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है? अब परचेजेस अगर इंक्रीज हो गई 198 से, तो डिक्रीज करेंगे, डेबिट करें या क्रेडिट करें? परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। बेटा परचेजेस का ताल्लुक सप्लायर से है, उसने यहाँ पे परचेजेस अकाउंट वगैरह नहीं बोला, उसने कहा है परचेज डे बुक। परचेज डे बुक, अब ओपनिंग का टोटल गलत, तो लाजमी बात है परचेज डे बुक का टोटल भी गलत, तो परचेजेस मुतासिर हो गई हैं। लेकिन बेटा आपके पेबल्स के अकाउंट में टोटल नहीं जाता, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, और इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में एरर नहीं है, तो मतलब आपके पेबल्स बिल्कुल ठीक है। ये बात समझ आई है? यही चीज थी पोस्टिंग रूल इंट्रो टू अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3। क्या हम लोगों ने परचेज डे बुक का पोस्टिंग रूल क्या था? टोटल जर्नल लेजर परचेज अकाउंट की डेबिट साइड पर, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पेबल लेजर्स की क्रेडिट साइड। तो बेटा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में कोई मसला नहीं है, और ओपनिंग पेबल लेजर में नहीं जाता। प्रीवियस भी तो हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ही लेकर गए होंगे, वो भी बिल्कुल ठीक थी। इस साल की भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस बिल्कुल ठीक है, हमारा पेबल अकाउंट सही है। हमारी सिर्फ परचेजेस में मसला आ रहा है कि परचेजेस अब पिछले साल की बिल्कुल सही है, इस साल का ओपनिंग गलत, जिसकी वजह से इस साल का टोटल गलत है। गॉट इट? तो हम लोग क्या करेंगे, परचेजेस को क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से, और दूसरा इंपैक्ट चार्ज करेंगे सस्पेंस अकाउंट को। अब यहां पर अगर आप देखें, ऊपर क्वेश्चन में कहीं सस्पेंस नहीं था, लेकिन जहां पे सस्पेंस डेबिट हो चुका है, कितनी अमाउंट से? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स में देखें, फोर्थ, अ क्रेडिट नोट इशूड। कब इशू किया जाता है क्रेडिट नोट? जब सेल्स रिटर्न, तब क्रेडिट नोट इशू होता है। तो रिसीव कब किया जाता है? अब देखो ये बात कहां पढ़ी थी? इंट्रो टू अकाउंटिंग। अब आपको याद होगा कि जब मैं इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ाता था ना, मैं आपसे ये नहीं कहता था कि आपने मैट्रिक एफएससी में आई कॉम में पढ़ी हुई है ये चीजें, वहां पर इन डिटेल पढ़ी थी। लेकिन आज हम इस काबिल हैं कि आपको अपने इंट्रो टू अकाउंटिंग का रेफरेंस दे सकते हैं कि ये चीज आप इंट्रो टू अकाउंटिंग में पढ़कर, तो यहां पर आपको क्रेडिट डेबिट नोट नहीं समझाए जाएंगे। तो क्रेडिट नोट इशू तो मतलब सेल्स रिटर्न हुई है, तो सेल रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या बनती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। क्या कहता है? टू अ कस्टमर ऑफ रुपीज was recorded as from सप्लाई। मतलब सेल्स रिटर्न को परचेज रिटर्न हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। तो इसके लिए देखो, आपसे कहा गया था कि आपने एरर्स को ठीक कैसे करना है। तो आपसे कहा गया था कि भाई आपने जो गलत ट्रांजैक्शन है, जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन है, उसका रिवर्सल डाल दो, और जो ट्रांजैक्शन करेक्ट है उसको रिकॉर्ड कर दो। तो आप लोग ऐसा कर सकते थे, आप इसको मर्ज करके भी ना लिख सकते हो। अब यहां पर देखें भाई, सेल्स रिटर्न को इन टोटल सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन को आपने परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर दिया, तो आपने ये दोनों इंपैक्ट लेकर जाने हैं। मींस दैट आपने रिकॉर्ड करना था सेल्स रिटर्न टू, अच्छा आपने देखा जैसे क्रेडिट नोट रिसीव किया आपने, तो आपने क्या किया, पेएबल्स टू, ऑल राइट। तो अब अगर आपने इसको ठीक करना है, तो देखिए भाई सेल्स रिटर्न को डेबिट होना चाहिए, कर दो, कर दो। लेकिन परचेज रिटर्न को हमने क्रेडिट किया, ये बाय मिस्टेक है, इसको भी डेबिट कर दो। तो सेल्स रिटर्न डेबिट, परचेज रिटर्न, रिसीवेबल को क्रेडिट होना चाहिए, आपने नहीं किया हुआ, आप कर दें। और पेएबल को बाय मिस्टेक डेबिट किया, तो जाके इसको क्रेडिट कर दें। बात क्लियर? तो आपने बेसिकली सेल्स रिटर्न वाली एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर दी, और परचेजी रिटर्न जो गलत रिकॉर्ड हुई थी उनका रिवर्सल रिकॉर्ड कर। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? जी, अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एडजस्टमेंट्स। अच्छा, लास्ट एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें, इन ऑफिस मशीन कॉस्टिंग रुपीज
with a carrying value of rupees on 1st July 2021 was disposed on 28th Feb 2022 for rupees 1860। अब ये उसकी सेल प्रोसीड, ये कॉस्ट, ये उसकी कैरिंग अमाउंट एट 1st जुलाई 2021, मतलब एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल नहीं है ये, और डिस्पोज किया 28 Feb 2022 नेक्स्ट ईयर आफ्टर सर्टेन मंथ्स, लेकिन कितनी अमाउंट पे? 1860 पर। द सेल प्रोसीड्स वर क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, जबकि सेल प्रोसीड डिस्पोजल अकाउंट में जाती हैं, ये हमारे पास यहां नहीं आएगी। फिर एंड फुल ईयर डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन, जबकि उसकी डेप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ 28 Feb तक रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, आप लोगों ने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। सेल प्रोसीड्स क्रेडिट कर दी आप लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, मतलब बैंक डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, बैंक डेबिट डिस्पोजल को क्रेडिट होना चाहिए। बात समझ आ गई? और दूसरी का क्या, आपने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज की, आपने अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर दिया। गॉट इट? अब इसकी एडजस्टमेंट्स करनी है हम लोगों ने। आप लोगों के एग्जाम में जो एडजस्टमेंट्स वगैरह आएंगे ना, ठीक है, सारी की सारी मुश्किल नहीं होती और सारी की सारी इजी भी नहीं होती। मतलब आई कैप का पेपर है ना भाई, तैयार होके जाना, उससे डिफिकल्ट टाइम देना है, टफ टाइम देना है। आप ऐसे समझो जैसे आई कैप आपका दुश्मन है, और आई कैप के एग्जामिनर को में ये बात फिट कर दी जाती है, तूने बच्चे को पास नहीं कर। और जब वो आपका पेपर चेक करने लगता है ना, वो इस नियत से नहीं चेक करता कि मैंने इसको पास करना है, वो इस नियत से चेक करता है मैंने इसको फेल करना है। वो आपके पेपर में ये हो कि भाई उसको मौका ही ना तो कि उसको कहीं से भी आपके मार्क्स डिडक्ट करे, अदरवाइज उसने मार्क्स डिडक्ट कर लेने हैं और आपको फेल करेगा। अब क्या है, हर पेपर में हर क्वेश्चन में एक आध ऐसी एडजस्टमेंट्स होगी जिसने आपको टफ टाइम देना है, और अच्छा खासा टफ टाइम देगी, सबसे ज्यादा मार्क्स भी उसी के होते हैं। आपने हर एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहना है। अच्छा, हो जाती हैं, ये हो जाएंगी प्रैक्टिस से। मैं बार बार कह रहा हूँ FAR1 प्रैक्टिस से आएगी, ऐसे रट्टे लगाने से कभी FAR1 नहीं आएगी आप लोगों को। अब इस चीज को ना बड़े ध्यान से आप लोगों ने लेके चलना था। ये देखिए, आपने इसकी एंट्री, सबसे पहले आपने फोकस करना है अपनी जर्नल एंट्रीज के ऊपर। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो उसने हमें अकाउंटिंग ईयर एंड बताया हुआ है। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है? 2022। अब यहां पे देखें क्या हुआ, छोटे छोटे पॉइंट्स और आपके क्वेश्चन को कहां से कहां ले जाए। एक एसिड है जिसकी कॉस्ट हमारे पास ये है, अच्छी बात है, गुड, बता दी हमें। साथ में उसने हमें इसकी WDV बताई, ये WDV है, लेकिन ये WDV 1st जुलाई 2021 मींस दैट मेरे करंट ईयर का ओपनिंग है। ओके, मेरे करंट ईयर के स्टार्ट में एक ऐसा एसिड जिसकी कॉस्ट 3540,000 थी, उसकी वैल्यू उस टाइम पर 2040,000 है, और ये एसिड मैंने डिस्पोज कर दिया 28 Feb 2022 को। कितनी अमाउंट पर? इस अमाउंट। और एसिड के ऊपर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज कर रहा हूं? यूजिंग, भूल जाओ कि किसी किस्म का कोई एरर है। आप ये देखो कि अगर ये एंट्री मैंने रिकॉर्ड करनी हो तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा। तो इसके लिए भाई आप अपने एसिड अकाउंट, ऑफिस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ऑफिस मशीन अकाउंट क्रेडिट होगा अपनी कॉस्ट से, 3540,000 डिस्पोज हो गया ना। यहां पर उसने कॉस्ट बता दी, तो मतलब वो एसिड अकाउंट कॉस्ट पे बना रहा है, तो आपने क्रेडिट भी कॉस्ट करनी है। ये बात समझ आ गई? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप इसकी डेबिट करोगे, लेकिन
accumulated depreciation from the date of purchase to the date of disposal। आप इन दोनों का डिफरेंस नहीं ले सकते क्योंकि ये डेट ऑफ डिस्पोजल पे WDV नहीं है। अब आपने क्या करना है, आप इस एसिड को डेप्रिशिएट करो। 2040,000, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो इसीलिए हमने WDV उठाई, मल्टीप्लाइड बाय 1 जुलाई से 28 फेब, 8/12 जी 136। ये बेटा इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। आपकी एक एंट्री ये बननी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक तो ऊपर आपकी बनेगी डिस्पोजल की एंट्री, एक एंट्री आनी थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितनी अमाउंट से? 136। आपको ये बात समझ आ गई है? ओरिजिनल एंट्री कर रहे हैं हम लोग। एक तो 1 जुलाई से लेके 28 फेब तक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर 136,000, इसकी एंट्री रिकॉर्ड करो। अब जब आप लोग 28 फेब तक पहुंचे तो आपके एसिड की WDV क्या होगी? 2040,000 लेस 136,000। जी क्या? 00 180,000 एसिड की WDV। तो ये आपके पास WDV की वैल्यू आ रही है। देखिए ओपनिंग WDV 2040,000 में से लेस करो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, तो आपके पास WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 1904। बेटा ये WDV है, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, तो कॉस्ट माइनस WDV इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 35,40,000 रुपए का एसिड आज 19,04,000 रुपए में मौजूद है, तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? इन दोनों का डिफरेंस 337 जी 1636। ये इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। हम अभी रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं कर रहे, अभी ओरिजिनल एंट्री हो रही है। क्लियर? अभी आपके आंसर के साथ ये मैच नहीं करेगा, वो अभी आंसर हमने फाइंड करना है। अच्छा अब सुनो बेटा, एक एसिड इतने में है और मैंने उसको डिस्पोज किया इस अमाउंट पर, तो यहीं से आइडिया हो गया है कि मुझे लॉस हो गया है। क्या 19,04,000 रुपए का एसिड मैं सेल कर रहा हूं 18,60,000, तो बेटा मेरे पास बैंक में कितना पैसा आया? तो ये तो लिखो ना, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्पोजल में 18,60,000 लॉस आया, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होगा। देखो कितने का डिफरेंस आया? 44,000। ये डिस्पोजल की एंट्री आ गई हमारे पास। नीचे हमारे पास मौजूद है हमारे डेप्रिसिएशन। ये थी ओरिजिनल ट्रांजैक्शन जो कि इस टाइम पे हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। उसके बाद एसिड ही नहीं रहा, तो फैब से मतलब मार्च से जून तक डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होनी, क्योंकि उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। अब हमने क्या कुछ किया, ये हम इधर लिख लें जरा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू accumulated depreciation 136,000। ये ओरिजिनल ट्रांजैक्शंस आपको रिकॉर्ड करनी थी। अब आपने क्या कुछ किया, उसने कहा ये जो प्रोसीड्स आई है ना, ये हम लोगों ने क्रेडिट कर दी किसको?
जबकि बेटा क्रेडिट होना किसने था, डिस्पोजल अकाउंट। अब हमने क्या रिकॉर्ड किया, हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक को डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया। कितनी अमाउंट से, 0,1860,000। अच्छा, दूसरा हमने क्या किया, हमने 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी थी, जबकि हम लोगों ने पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी, 204,000। तो हमने चार्ज किया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 204। हम लोगों ने ये एंट्रीज रिकॉर्ड की हुई हैं। अब आएगी हमारे पास रेक्टिफाइंग एंट्री। अब इसको रेक्टिफाई करेंगे, तो रेक्टिफिकेशन होगी कुछ इस तरह से। देखिए बेटा, बैंक अकाउंट को डेबिट करना था, हमने डेबिट कर दिया, कोई इशू नहीं है, ये बात क्लियर हो गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने डेबिट करना था 136,000 से, जबकि हमने डेबिट किया हुआ है 204,000। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को करेंगे हम लोग क्रेडिट 68,000। ये बात समझ आ गई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओवरस्टेट था। तो हमने, अच्छा मैं ना एंट्रीज को मर्ज करके जरा लिख रहा हूं, मैं बता सेपरेट लिखना चाहूं वो भी मैं लिख सकता था कि हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 68,000 ये एक अलग से डील कर लें। तो मैं ना जरा इसको मर्ज करने के लिए जा रहा हूं, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन इंपैक्ट देखा, तो डेप्रिसिएशन इंपैक्ट 68,000। अब ये डीलिंग हो चुकी है, ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अच्छा फिर से देखो, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। उसके अलावा अगर आप लोग देखें, कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं लिखनी, लेकिन हमारा जो एसेट अकाउंट है, ऑफिस मशीनरी, क्रेडिट हो जाएगा 40,000 से। ये बात समझ आ गई है, ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। अब बात करते हैं कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन की। कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन ने डेबिट होना है 1636 से, क्रेडिट होना है 136,000 से। तो बेसिकली डेबिट हो रहा है, जरा नेट अमाउंट देखें कितनी आ रही है, डेबिट इन टोटल कितनी अमाउंट से हो रहा है, हम जरा इसको नेट कर लेते हैं। 15 से हमने क्रेडिट किया इन ओरिजिनल, लेकिन जहां पर अगर आप लोग देखें तो हमने क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कितनी अमाउंट से किया हुआ है, इसको देखें जी। 2064 डेबिट करना था 1500,000 से, हमने क्रेडिट किया हुआ है 2064,000 से। तो अब हम इसे डेबिट कर देंगे 1500,000 प्लस 2064,000, टोटल क्या बनता है 3564। अच्छा जरा डेबिट साइड का टोटल करें, क्या आंसर आ रहा है, 3564,000 प्लस 44,000, 3608। और जरा क्रेडिट साइड का टोटल करें, 3540,000 प्लस 68,000। मैच कर गया, ये है रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके ओके, और इसको ठीक कर लो, यहां पर ये गलत।
यहाँ सॉल्यूशन में ये रेक्टिफाइंग एंट्री गलत है और आपने इसको जाके ठीक कर लेना है इस तरह से। ये जर आपके पास रख, यही वजह थी कि मैंने ओरिजिनल एंट्री अलग से की, रॉन्ग एंट्री अलग से की और फिर वहां से आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बताई। अच्छा, अब गलत कैसे है वो आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं, आप पहले इसको नोट कर लो अपने पास। एक बार फिर से सुने। सबसे पहले आप लोग गए अपनी ओरिजिनल एंट्री की तरफ। ओरिजिनल एंट्री में जो आप लोगों को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना था वो जस्ट 8 मंथ्स का करना था। तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया 136,000 से। ये बात क्लियर हो गई। फिर डिस्पोजल हो गया। तो डिस्पोजल रिकॉर्ड करने के लिए एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा कॉस्ट पर। तो हमने ऑफिस मशीनरी को क्रेडिट किया कॉस्ट पर 3,540,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी डेबिट हो जाती है। तो हम लोगों ने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आई होप के समझ आ गई होगी कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने कैसे कैलकुलेट किया। तो मैंने एट द डेट ऑफ डिस्पोजल पहले उसकी डब्ल्यूडीवी फाइंड की, फिर कॉस्ट और डब्ल्यूडीवी का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बन गया, वो मैंने डेबिट किया। जो सेल प्रोसीड रिसीव की बैंक अकाउंट को डेबिट किया, फिर इनका डिफरेंस देखा, इसका डिफरेंस डेबिट साइड पे आ रहा है। डेबिट साइड पे 44,000 प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट होना बेसिकली ये लॉस को शो करता है। ये थी मेरे पास ओरिजिनल ट्रांजैक्शन। हमने क्या किया, उसने कहा मैंने सिर्फ इतना किया कि जो सेल प्रोसीड्स आई है ना मेरे पास, मैंने उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में क्रेडिट, मतलब उसने ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, बैंक को डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट। दूसरी बात उसने ये बताई कि मैंने फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज किया और फुल ईयर डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी 204, उसने ये जाके चार्ज कर। अब हमने इन दोनों को मिक्स करके जरा रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी थी। बैंक अकाउंट में कोई इशू नहीं था, बैंक को डेबिट होना था, डेबिट ही किया गया, तो आपने उसको रिकॉर्ड नहीं करना रेक्टिफाइंग एंट्री। ऑफिस मशीनरी क्रेडिट हो रही थी जो कि हम लोगों ने यहां पे अभी तक रिकॉर्ड नहीं की हुई, तो हमने ऑफिस मशीनरी को क्रेडिट किया। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का था, जिसको आपने जरा होल्ड करना था, अदरवाइज इसी ने आपको घुमा देना था। फिर इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमें पता चला, भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 136 चार्ज करना था, 204 चार्ज किया, ओवरस्टेट था। इस वजह से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो गया 68,000, जितने से ओवरस्टेट था। ये बात समझ आ गई। फिर हमें पता चला यहां से कि हमें लॉस कितना हो रहा है, क्या हमने अब तक रिकॉर्ड किया हुआ है, तो जाकर हम लोगों ने लॉस भी रिकॉर्ड कर दिया। अब यहां से बैलेंसिंग वैल्यू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को फेंक दो, आपकी एंट्री कंप्लीट हो गई। अच्छा, ये अमाउंट वैसे तो बैलेंसिंग वैल्यू फेंक दो क्योंकि इसके अलावा और कुछ आना नहीं था, लेकिन अगर कैलकुलेट करना हो तो आप ये देखो कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नेट इंपैक्ट क्या है। तो हमने देखा हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर रहे हैं इस अमाउंट से और क्रेडिट कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका इंपैक्ट देखा तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर रहे हैं ओरिजिनल ट्रांजैक्शन में 1,500,000। फिर हम गए रॉन्ग एंट्रीज के पास। भाई रॉन्ग एंट्री में हमने क्या किया हुआ है, तो रॉन्ग एंट्री में हम लोगों ने देखा हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया हुआ है इस अमाउंट के साथ, जबकि इन एक्चुअल उसे 1,500,000 के साथ डेबिट होना चाहिए था। तो इस इंपैक्ट को खत्म करने के लिए इसको डेबिट किया, साथ में 1,500 को भी डेबिट किया क्योंकि हमने नहीं किया हुआ था। तो इस टोटल को जब ऐड किया तो इन टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अमाउंट से डेबिट हो जाए। ये बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी को अब कोई मुश्किल? डन। तो आप लोगों ने अपने सोल्यूशन को ठीक कर लेना है, जहां अपनी बुक वगैरह में इसको नोट कर लें और आपने ओरिजिनल, रॉन्ग और रेक्टिफाइंग एंट्री ये तीनों अपने पास रिकॉर्ड करनी है। ऑलराइट, तो हमेशा बुक का सोल्यूशन ठीक नहीं होता, ये बात आपको ये बतानी थी कि हमेशा बुक का सोल्यूशन ठीक नहीं है। क्लियर? इसीलिए आपको बार बार मना करता हूं सोल्यूशन ना देखा करो, सोल्यूशन देखे बगैर अपना सोल्यूशन प्रिपेयर करें, फिर जाके आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे।
अब बेटा कंप्रीहेंसिव एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 29 एंड 30 बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई। इसी तरह अब आप लोगों की जो होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने एग्जांपल नंबर 31, अब इसमें भी देखें, कहते हैं प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट द, आपने बी को नहीं सॉल्व करना, प्रॉफिट को रिकैलकुलेट, ये अभी हम लोगों ने सीखना है। आप लोगों ने जस्ट इसका ऑप्शन 1 सॉल्व करके आना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करके आना है। ये एग्जांपल नंबर 31 हो गई आपके पास। इसके बाद एग्जांपल नंबर 32, और 32 में भी देखें, प्रिपेयर कंप्यूट द करेक्टेड नेट प्रॉफिट, नहीं, हमने सिर्फ सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करना है। गॉट इट? अच्छा भाई छापे नहीं लगाने। अच्छा साथ में आपने ना इसकी जर्नल एंट्रीज भी रिकॉर्ड कर लेनी है। सस्पेंस अकाउंट तो बनाओगे ही, इसने जर्नल एंट्रीज नहीं पूछी, लेकिन आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और वैसे भी विदाउट जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट भी नहीं बनना था। सिर्फ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपने उसको रिकॉर्ड कर लेना है कि आप जर्नल एंट्री ये बनाने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 30, 31, 32 एंड 33 नहीं करनी, 33 नहीं करनी। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट को हमने ठीक करना है, तो आपने 33 नहीं करनी, और 34 कर लीजिएगा। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट द अबव, नरेशन नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट को आपने एडजस्ट नहीं। ये 3 एग्जांपल आपकी होम असाइनमेंट में। एग्जांपल नंबर 31, 32 एंड 34। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।